that the trial process is taking 18 months, 18 महीने से कुछ फैसला पे हम लोग नतीजे पे पहुंच नहीं पा रहे। Let's congratulate Mr. विनायक अम्बेकर। बिल्कुल सर। विनायक अम्बेकर साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, बीजेपी के। अम्बेकर साहब नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार। अरे सर क्या बात है, कंग्रेचुलेशन सर, जबरदस्त, व्हाट अ परफॉर्मेंस। आपको भी कांग्रेचुलेशन। एक्चुअली वी डिजर्व इट, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि विनायक अम्बेकर साहब, जैसे आपको याद होगा कि जहां बहुत बड़ी बड़ी पोलिंग एजेंसीज, पोलस्टर्स वगैरह फेल हो गए, हम लोगों ने यहाँ पे प्रेडिक्ट कर दिया था कि भाई बीजेपी आ रही है। सीधी सादी बात है, तुमने जो मर्जी करना कर लो। तेलंगाना का मालूम नहीं है, लेकिन हाँ, इन तेलंगाना आई नेवर एक्सपेक्टेड कांग्रेस टू विन। वेरी फ्रैंकली आई थॉट बीआरएस वुड विन, बीजेपी वुड डू वेल, but Congress has won. Congratulations to them. BJP has done well. Sir, BJP has done brilliantly well. From 1 seat, they have gone up to 8 seats. Zabardast, sir, fantastic. और मिजोरम में भी you have got more seats than Congress for the first time. मतलब कांग्रेस की 1 सीट आई है, आपकी 2 आई हैं। लेकिन एक चीज तो है, मानना पड़ेगा, जहां तक के राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का प्रश्न है साहब, जो अभी अभी प्रदीप जी और मैं बात कर रहे थे, आप हिंदू बहुमत जो है, हिंदुओं का जो बहुमत है देश में, उसको नाराज करके, उनके खिलाफ काम करके आप ये अपेक्षा रखते हैं कि आपके लिए वो वोट करेंगे? मतलब मेरी समझ के बाहर है। व्हाट काइंड ऑफ थिंकिंग इज दैट? अंबेकर साहब बताएं प्लीज, आई रियली वुड लाइक टू हियर इट। ये उनका जो पहले से दोगली चाल है जी, कि पहले मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करना, जो इंदिरा गांधी के जमाने से, राजीव जी के जमाने से चलती आई हुई है। और दोगली राजनीति ऐसी है कि पहले उधर मुस्लिमों का तुष्टीकरण करने का, और बाद में इलेक्शन टाइम में जाके मंदिर मंदिर जाके राहुल जी और प्रियंका जी ने माथे पर टीका लगा के भगवान का वंदन करने का, पूजा अर्चा करने का, होम हवन करने का, ये अभी हिंदू समाज को समझ में आया है कि ये लोग, ये बोगस है। ये इनको, हिंदुओं के लिए इनको कुछ भी चिंता नहीं है। ये हिंदुओं के नहीं है, ये ना किसी धर्म के हो सकते हैं। ये खाली अपनी सत्ता को प्रोटेक्ट करने वाले लोग हैं। ये हिंदुओं की भी समझ में आया और मुस्लिमों के भी समझ में आया है, इसलिए वो एक्सपोज हो गए। जी, और बड़ी अजीबो बात है, अजीबो गरीब बात है अंबेकर साहब, कि लोगों ने ओल्ड पेंशन स्कीम का प्रॉमिस रिजेक्ट कर दिया, 1200 रुपए महीने का प्रॉमिस रिजेक्ट कर दिया, 200 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी मुफ्त में, वो भी प्रॉमिस रिजेक्ट कर दिया। महिलाओं के लिए न जाने क्या क्या और वो सुविधाएं देने की बात कर रहे थे। 50 लाख रुपए की इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, वो तक रिजेक्ट कर दी। आई मीन दैट इज ब्रिलियंट सर अंबेकर साहब, दैट इज आउट ऑफ द वर्ल्ड, विच इज फैंटास्टिक। मुझे ऐसा लग रहा था बीजेपी जरूर जीतेगी, लेकिन इतने ज्यादा वोटों से, इतनी ज्यादा सीटों से जीतेगी, दैट इज अ सरप्राइज। मुझे लगता है आपको भी सरप्राइज मिला होगा इसमें। मुझे नहीं लगता है कि आपकी भी अपेक्षा इतनी होगी कि राजस्थान में इस तरीके से जीतेंगे आप, अंबेकर साहब। हमें पूरा विश्वास था कि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी की और नड्डा जी की जो इलेक्शन मैनेजमेंट है, उसमें वो जनता को क्या चाहिए वो पूरी तरह से जानते हैं। और मोदी जी के मन में जो विश्वास है कि मेरी गारंटी, वो क्या बोलते हैं कि मोदी गारंटी दे रहा है, वो पर्सनली खुद को इन्वॉल्व कर रहे हैं उसमें मोदी जी, और उनको बोल रहे हैं कि तुम चिंता मत करो, प्रॉमिस देने वाले हजारों आएंगे, हजारों प्रॉमिस देंगे। मगर उनको, जनता को भी ये मालूम हो गया कि राहुल गांधी इलेक्शन के पहले आके सब जो पढ़ाया हुआ चीज है वो उनके सामने बकते हैं, मगर बाद में उस चीज का क्या हो गया उसके रिव्यू भी लेने के लिए वो आते नहीं है। बाद में वो बैंकॉक को चले जाते हैं। तो ये जो एक क्रेडिबिलिटी है, एक आश्वासन देना एक बात है और उस आश्वासन को निभाना दूसरी बात है। तो जनता ने गए 10 साल में देखा है कि मोदी इज द ओनली पर्सन हु कैन डिलीवर व्हाट एवर ही प्रोमिसेस, और वो खुद उसमें इन्वॉल्व होके, उनका जो इंटीग्रिटी है वो और किसी के पास नहीं है, उनका जो इन्वॉल्वमेंट है, उनका जो डेडिकेशन है, उनका जो समझ है वो और किसी के पास नहीं है। ये जनता को पूरा विश्वास हो गया है और उसके वजह से मोदी की गारंटी ये इलेक्शन में चली है। अंबेकर साहब, बार बार हर मंच पर हम लोग पहले भी डिस्कस कर रहे थे जब आए थे आप, तो यही कि अमित शाह जी बार बार मुहूर्त के याद दिला रहे हैं।
22 जनवरी 12:22 को प्राण प्रतिष्ठा होगा नरेंद्र मोदी जी के हाथों से। तो बार बार अमित शाह जी हर प्लेटफॉर्म पे बोलते गए और बार बार इसको ये भी जरा कि 70 साल से कांग्रेस ने इसका विरोध किया, 70 साल से अमित शाह जी कंटिन्यूसली हर मंच पर, एंड 550 साल के बाद ये हो रहा है। ये तो ऐतिहासिक है, भगवान राम का पुनर्निर्माण। इट्स अ बिग फैक्टर अंबेडकर जी, बिकॉज MP and Rajasthan people are very spiritually inclined. How do you see that, sir? A fantastic strategy. अंबेडकर साहब, ये जो भारतीय संस्कृति के बारे में जो हिंदी हार्टलैंड का जो लगाव है, जिसमें राम सर्वोच्च शिखर की व्यक्ति है, उनके प्रति जो लगाव है वो बहुत सा सबको मालूम था पहले से। और राम जन्मभूमि के आंदोलन में जो सामान्य जनता जुटी हुई थी, पूरे हिंदुस्तान की बोलो, मध्य प्रदेश की बोलो, राजस्थान की बोलो, छत्तीसगढ़ की बोलो, और इन लोगों ने कितना भी प्रयास किया कि वनवासी, मूलवासी, आदिवासी, इसमें उन्होंने डिवाइड करने का बहुत प्रयास किया, मगर ये सभी वर्ग जो है, उस चप्पे का हर एक आदमी राम का भक्त है, ये हमको मालूम था, उसके बारे में श्योरिटी थी। राम जन्मभूमि आंदोलन जिस तरह से चला, वो ग्राउंड पे नरेंद्र मोदी जी खुद मौजूद थे। जो रथ यात्रा निकाली गई, उसका सारथ्य, उसका मैनेजमेंट उन्होंने अडवाणी जी के लिए किया था, और इसमें 10,000 किलोमीटर का प्रवास उन्होंने वो राम रथ में किया था। राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन रथ में उन्होंने वो प्रवास किया था। तो उनको पूरी जमीनी हकीकत मालूम थी, इसलिए उनको ये मालूम था कि राम के प्रति ये श्रद्धा है। तो इसलिए यह एक है कि जब उन्होंने राम जन्मभूमि वास्तव में लाई है, तो लोगों को बताना ये हमारा काम है ना, कि बाबा 22 जनवरी को हम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा भगवान का कर रहे हैं, आपको उधर जाना मिलेगा, आप उधर जा सकते हैं, हम आपको उधर लेके जाएंगे, ये सब तो उनको बताना ही पड़ेगा ना सर। और अंबेडकर साहब, यहाँ पर 2-3 एस्ट्रोलॉजर थे हमारे चैनल पे रिजल्ट्स के पहले, अभी रिजल्ट नहीं आए, फ्राइडे सैटरडे की बात, और उनसे ये पूछा गया कि 22 जनवरी 12:22 2024 का मुहूर्त कैसा है, और सबने ये बोला इससे ज्यादा अच्छा मुहूर्त पिछले 1000 साल में कोई नहीं। 1000 साल में, पिछले 1000 साल में इससे ज्यादा अच्छा मुहूर्त और कोई नहीं है अंबेडकर साहब। सो मुझे ऐसा लगता है कि एवरीथिंग इज फॉलिंग इन प्लेस, इवन डिवाइन इंटरवेंशन इज कमिंग इन योर बिहाफ। भगवान राम ने खुद तय कर लिया कि ये मेरा मुहूर्त है, भगवान राम। लगे सर आए विनायक अंबेडकर साहब, इसके बारे में कुछ बोलेंगे सर आप? जी, ये तो पहले से होते आया है जी। जैसा कि 1949 में रामलला की मूर्ति उधर प्रकट हो गई, ऐसी जो हिंदुओं की भावना है, वो भी ऐसा ही हुआ था ना। तो ये सब योगायोग है। और जब बाबरी मस्जिद बांधने का काम शुरू हुआ था, तो जो मीर बकी है, वो मीर बकी के सरदार ने उधर 2 साल गंवाए, मगर जब भी वो भिंत बांधता था, जब भिंत ऊपर खड़ी होती थी तो दूसरे दिन सुबह जाके देखते थे तो भिंत नहीं रहती थी, उधर पूरी ढल जाती थी। तो ये सब है, हम वो एक ईश्वरी शक्ति है, ऐसा मानने में कोई हरकत नहीं है। ये तो सब हुई चीज है ना सब। अंबेडकर साहब, राजस्थान में क्लिंचर ये तो था ही राम जन्मभूमि, बट बार बार अमित शाह जी हर मंच पर बोलते थे कि यहाँ पर PFI को खुला छूट है, PFI is getting state protection, PFI rallies is getting पुलिस बंदोबस्त, state protection, and PFI जिस प्रकार गहलोत सरकार ने स्पेशल कोर्ट्स का फॉर्मेशन ने कन्हैयालाल मर्डर केस को ट्रायल के 18 महीना हो गए, फिर भी डिले हो रहा है, एंड आगे जाके जिस प्रकार का कि NIA फाइल द केस रादर देन स्टेट गवर्नमेंट। तो इस चीज को बार बार हाईलाइट करना, शायद इट जो हमको ऐसा लग रहा था कि ये फिजूल के मैटर है, बट इट हैज स्टक टू द कॉर्ड ऑफ द पीपल। लोगों के मन में वो बैठ गया है, इट टच द कॉर्ड, द पल्स ऑफ द पीपल। दैट इज व्हाई इज दैट वन ऑफ द मेजर रीजंस अंबेडकर साहब की राजस्थान यू डिड फेनोमेनल, स्प्लेंडेड। अंबेडकर साहब, मेरा कहना थोड़ा सा अलग है। राजस्थान में जो चीज चली है, वो चली है मोदी जी की गारंटी।
क्योंकि मोदी जी ने जो विकास कार्य किया है पूरे देश भर में, वो राजस्थान में भी किया है। और मोदी जी की जो समझ है, मोदी जी का जो लगाव है, मोदी जी का जो काम करने का तरीका है, वो पूरे देश ने देखा है। राजस्थान में पहले इतने सड़कें नहीं थी, राजस्थान में इतने रेल की सुविधा नहीं थी, राजस्थान में एयरपोर्ट नहीं थे। ये सब चीज किसने निर्माण किया? तो मोदी जी ने निर्माण किया। और ये सब चीज राजस्थान के लोगों ने अनुभव किया, तो उनका मोदी जी के कार्य के ऊपर, मोदी जी के एबिलिटी के ऊपर, मोदी जी के क्षमता के ऊपर भरोसा बैठ गया। और मोदी कार्ड राजस्थान में ज्यादा करके चला है। आप जो मुद्दा बोल रहे, ये राजस्थान का एक मुद्दा हो सकता है, क्योंकि राहुल गांधी इज इंडेप्टेड बाय क्या हो PFI। क्या है, हाँ, तो जो मुस्लिम संगठन है उसका राजीव गांधी के ऊपर बोझ है, कर्जे का बोझ है, क्योंकि उनको वायनाड से उन्होंने चुन के लाया है, खासदार बनाया है। तो राहुल गांधी जी को इंटरवेन करके राजस्थान में उनको सहूलियत देनी पड़ी। ये तो फैक्ट है, ये राजस्थान की जनता ने देखा है। उसके बारे में चीड़ तो सबके मन में थी, मगर मेन जो मुद्दा चला वो राहुल गांधी जी का निगेटिव भाषण। सब भाषण में उन्होंने खाली निगेटिविटी, ओबीसी के बारे में मुद्दा उठाना, अडानी के बारे में मुद्दा उठाना, मोदी जी के ऊपर कोई गलत कमेंट करना, कभी उनको पनौती बोलना, ये सब चीज जो है वो पूरी निगेटिविटी है। और मोदी जी ने कभी भी पॉजिटिविटी के बिना कोई भी बात करी नहीं। उन्होंने युवाओं के आकांक्षाओं को ललकारा, उन्होंने महिलाओं की आकांक्षाओं को ललकारा, उन्होंने जनता के आकांक्षाओं को ललकारा। और जो जनता है वो आज बेसिक नीड्स के लिए ये नहीं है, भूखी नहीं है, उनको बेसिक नीड्स तो मिल रही है, मोदी जी ने दे दी है। उनको अभी उनके एस्पिरेशंस की चिंता है। और वो एस्पिरेशंस किसकी है? वो युवाओं की है, महिलाओं की है, गांव के देहाती लोगों की है। उसको मोदी जी ने ललकारा करके वो मोदी जी के ऊपर भरोसा उनका बैठ गया है। लेकिन अंबेडकर साहब, ये तो मुझे जरा अजीब लग रहा है। हम विनायक अंबेडकर साहब, आर यू गेटिंग अ कॉल सर? यू वांट टू टेक दैट कॉल? No, ओके, नाउ द पॉइंट इज, अगर आप शुरू से आज तक देखें, क्या क्या बोलते थे वो, खून की होली, क्या वो खून की खेती करने वाले, खून की मौत के सौदागर, मौत का सौदागर, चाय वाला, चाय का कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे जब यहां पर आएंगे मोदी जी, नीच आदमी। अरे भाई, इनको अभी तक अकल नहीं आई कि मोदी जी के ऊपर जब आप इस प्रकार का कटाक्ष करेंगे तो जनता का रुझान और हो जाता है मोदी जी की तरफ। तो ये पनवती जो इन्होंने शुरू किया, अब ठीक है, कुछ लोगों ने शुरू किया होगा भाई वर्ल्ड कप के अंदर आकर के कि भाई मोदी जी आ गए और उसके बाद हम लोग हार गए। मतलब सर, लोगों को कोई रोक नहीं सकता। आज की तारीख में क्या है कि सोशल मीडिया का जमाना है। As one of the greatest philosopher, writer, novelist of our time, Umberto Eco, he says or said that at one time, those people who used to express such opinions in a drunken state in a bar are now allowed to address the entire world through social media. That is what has happened. But the Congress, sir, has been in power in India for over 60 years. इनको इतनी तो अकल होनी चाहिए। और उसके पहले 5 साल के 4 साल 1942, 4 साल आफ्टर द क्विट इंडिया मूवमेंट इनकी सर गवर्नमेंट रही है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। और उसके बाद वहां पर ये लोग, मतलब इफ यू रिमेंबर, पंडित नेहरू बिकेम प्राइम मिनिस्टर सम टाइम अराउंड 1945-46। मतलब इनको इतना एक्सपीरियंस है, उसके बावजूद ये मोदी जी के ऊपर व्यक्तिगत कटाक्ष करते रहते हैं। मतलब क्या है ये? कुछ मेरी समझ के बाहर है सर। ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने किसी को भेज रखा हो वहां पे इनके एडवाइजर्स में, उनको बोल रहे हो कि ऐसा ऐसा करो, ऐसा बोलो? अंबेडकर साहब, मुझे तो बहुत शक हो रहा है। एक तो इनके एडवाइजर इंडिया से नहीं है, इंडिया के बाहर से है। जॉर्ज सोरोस की गैंग जो है, ये इनके एडवाइजर है। जॉर्ज सोरोस का जो सब पूरा जो टोली बैठी हुई है वो भारत के बाहर बैठी है। दूसरी बात ऐसी है सर कि कांग्रेस करके कोई चीज आज अस्तित्व में नहीं है। कांग्रेस दो, उसका स्ट्रक्चर जो है अभी, वो एक गांधी फैमिली और बाद में उनके सभी चमचे। जो चमचा उनको पसंद आएगा वही कांग्रेस में रहेगा। आपने G23 के बारे में सुना रहेगा। ये सब G23 लोग जो है वो बहुत बुद्धिमान,
कोई वकील है, कोई तत्वज्ञ है, कोई इकोनॉमिस्ट है, कोई है। तो ये सब लोगों को पार्टी मशीनरी से बाहर निकाला गया है। उनको खाली सेरिमोनियली बुलाया जाता है, उनको कोई भी कंसल्ट नहीं करते। तो पार्टी चलती कैसी है, उसको कोई स्ट्रक्चर नहीं है। पार्टी चलती है, ये 3 लोगों के अंदर में पार्टी चलती है, सोनिया जी, राहुल जी और प्रियंका जी। उनमें भी एक मत नहीं है। आज जो इंफॉर्मेशन आ रही है बाहर, उनमें भी एक मत नहीं है। अभी देखेंगे कि आप जब तेलंगाना में चीफ मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट आएगा तो कितनी दावपड़ होगी उनकी, कितना ये समय लगाया जाएगा, वो आप देखेंगे। तो इसमें एक चीज है कि कांग्रेस, जो आप पुराने कांग्रेस की बात कर रही है, जिसमें बहुत विद्वान लोग थे, बहुत बुद्धिमान लोग थे, वो सब अभी कांग्रेस रही नहीं। अभी कांग्रेस इज गांधी फैमिली एंड गांधी फैमिली इज द कांग्रेस। And they have George Soros. And they have George Soros. Yes. Which is absolutely true, by the way. And I really loved the way the Supreme Court of India asked Mr. Prashant Bhushan, who had filed the PIL in the Adani matter. He said, why are you showing me this Hindenburg report? And why are you showing me this Financial Times London? Just because it has appeared in a foreign paper does not make it the truth. आपको हो क्या है? Please show us the evidence. If this is your evidence, we don't want to hear it. Where is the evidence? कोई अखबार में छपी हुई खबर एविडेंस नहीं होती सर। और जो शॉर्ट सेलर है उसका तो काम ही यही है कि किसी भी स्टॉक को नीचे लाना। हिंडनबर्ग इज अ नोन शॉर्ट सेलर, दैट्स इट। तो इवन जॉर्ज सोरोस इज अ शॉर्ट सेलर। यस, उसने बैंक ऑफ लंदन को एक दिन दिवाले में निकाला दिया था। वो चलन का, करेंसी का शॉर्ट सेलर है, हिंडनबर्ग शेयर्स का शॉर्ट सेलर है। दैट्स राइट, बिकॉज जॉर्ज सोरोस एंड नॉट जस्ट बैंकॉक एंड लंदन, he destroyed the pound, he destroyed the Thai currency, he also tried to destroy the Malaysian and Singaporean currencies. Yes. So and if I remember correctly, at that time he made billions of dollars. Yes. So how can you trust a man like that? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। और दूसरी चीज क्या है, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, चलिए ठीक है, बुद्धिमान लोग नहीं है वहां पे, मान लिया, आपकी बात मान ली, लेकिन 2019 में 2018-2019 में राफाल को लेकर के ये पहले कोशिश कर चुके हैं ना, चौकीदार चोर है, ये कैंपेन चला चुके हैं ना। उसके बाद क्या हुआ? मोदी जी, जैसे हम लोगों ने उस वक्त भी कहा था दैट मोदी जी रिटर्न विद 300 प्लस सीट्स, जैसे हम लोग यहां पे पिछले 10 महीने से कह रहे हैं मोदी जी रिटर्न विद 350 प्लस सीट्स। जब हम ये बोलते हैं तो सारा कांग्रेस का जो पूरा यूनिवर्स है हम लोगों के पीछे पड़ जाता है कि तुम लोग संघीय हो, खाकी चड्डी वाले हो, ये हो, वो नॉर्मल है, ऐसी कोई बात नहीं है। बट दे डोंट लर्न, डू दे? मतलब इनको कोई सबक नहीं मिलता है सर बेसिकली कैसा हो गया है कि अभी कांग्रेस में वही लोग बच सकते हैं, रह सकते हैं, बड़े हो सकते हैं जो उस फैमिली की बड़प्पन करेंगे। जैसा मैंने कल तेलंगाना का उनका जो पार्टी प्रेसिडेंट है उसका इंटरव्यू मैंने सुना, तो वो इंटरव्यू में क्या बोल रहा था कि सोनिया जी का तेलंगाना पे बहुत एहसान है और सोनिया जी इधर आके गई एक बार करके हमारी पार्टी चुन के आई। अभी ये तो इतना हास्यास्पद बात है कि तेलंगाना में केसीआर के अगेंस्ट एक वेव थी, जो वेव हमने भी जज की थी, मगर एक कोई लिमिटेशन के वजह से हमारी पार्टी केसीआर की रिप्लेसमेंट है, ऐसा भरोसा हम तेलंगाना की जनता को नहीं दे सके। जो कि कांग्रेस एक पुरानी पार्टी होने से तेलंगाना की जनता ने देखा कि ये केसीआर अभी अपने कोई काम का नहीं है, क्योंकि इसकी एम्बिशन नेशनल हो गई है, या ना धड़ स्टेट का देखेगा या ना उधर नेशनल में जाएगा, तो उनको केसीआर को तो हटाना ही था। तो केसीआर को हटाने के लिए क्रेडिबल अल्टरनेटिव करके बीजेपी यदि सामने आती थी तो बीजेपी 100% चुन के आ सकती थी, मगर वो जो विश्वास था वो बीजेपी नहीं दे सकी, क्योंकि बीजेपी उधर ग्रास रूट लेवल पे एग्जिस्टेंस में नहीं है, खाली हैदराबाद या कोई मेट्रोपॉलिटन एरिया में ज्यादा उसका ये था। तो वो भरोसा कांग्रेस दे सकी करके कांग्रेस चुन के आई, ना कि वो सोनिया गांधी जी। 4% रिजर्वेशन वाला इशू जब अमित शाह कर्नाटक में लिए थे तो देयर आई थिंक यू डिडंट सक्सीड मच, बट यहां पर आप देखो छत्तीसगढ़ में ओबीसी और पूरे ट्राइबल्स का वोट मैक्सिमम मोदी जी को पड़ा हुआ है।
तो अमित शाह जब बोले कि 4% मुस्लिम रिजर्वेशन को हम निकाल के हम कैंसिल कोटा कर देंगे और इसको हम ओबीसी और SC ST को देंगे, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल थॉट या अमित शाह जी ये कहां मुस्लिम रिजर्वेशन लेके आ रहे हैं, बट इट एक्चुअली वर्कड इन छत्तीसगढ़ where you got maximum votes from the tribals and OBCs. तो these strategies which has happened is fabulous, fantastic. छत्तीसगढ़ में जो पूरे दुनिया बोल रहे काटे का टक्कर, काटे का टक्कर, काटे का टक्कर, you have taken a comfortable majority, अंबेडकर साहब. ये बेसिकली आप जो रीजन बोल रहे हैं कि इलेक्शन की स्ट्रेटेजी इसमें काम में आई, ओबीसी के लिए जो रिजर्वेशन का मामला उठाया वो काम में आया, ये सब बात जैसी बराबर है, वैसी मोदी सरकार ने गए 9 साल में आदिवासी लोगों के लिए, जैसा आपको मैं बोलता हूँ, एक PVTG करके बहुत पिछड़े हुए आदिवासी वर्ग है, उनके लिए उन्होंने, उनका संख्या है खाली 37 लाख उनकी जनसंख्या है, उसमें का बहुसंख्य वर्ग ये छत्तीसगढ़ में रहता है, वो लोग नॉमेडिक है, वो एक जगह पे नहीं रहते। तो मोदी सरकार ने 23 के बजट में उस वर्ग के लिए 15,000 करोड़ रुपए का बंदोबस्त किया है और वो 37 लाख लोगों के ऊपर विशिष्ट ध्यान देके उनको स्थिर कैसे किया जाए, क्योंकि ये भारत जब इतनी प्रगति करता है, वर्ल्ड का 5वां इकोनॉमी होता है, 3rd इकोनॉमी होने वाला सपना देखता है, तो अपने देश में ऐसे 37 लाख लोग कैसे रह सकते हैं, ये जो विचार है ये मोदी जी कर सकते हैं, और ये मोदी जी ने किया, ये उधर के आदिवासी ने देखा, और इसलिए आदिवासी लोगों को भड़काने का कितना भी प्रयास राहुल गांधी ने किया। राहुल गांधी जी का भाषण क्या था उधर कि ये संघी लोग तुमको वनवासी बोलते और वन में तुमको डालना चाहते, ये क्या भाषण है? वनवासी एक टर्म है, वनवासी और आदिवासी में कोई फर्क नहीं है, आदिवासी मतलब पुराने लोग। तो ये सब चीज करके भी राहुल गांधी जी ने कोई भी आदिवासी डिस्टर्ब नहीं हो गया, क्योंकि उनके पास मोदी जी की स्कीमें सब पहुंची थी। अभी कई जगह पे वो स्कीम ना पहुंचे, इसके लिए भी ये लोगों ने प्रयास किया था, फिर भी उनको ये मालूमात पड़ी, क्योंकि आज इंडिया का जो वोटर है वो बहुत चालाक है, वो बहुत होशियार है, उसको झूठे वादे कौन से है, इलेक्शन के लिए किए हुए वादे कौन से है, और जो सच्चे वादे है और वादे निभाने की कैपेसिटी किसके पास है, ये वोटर को पूरा समझा है। मध्य प्रदेश में हम बार बार बोलते हैं कि मोदी गारंटी हैज वर्क, वो हमारा पूरा ठाम समझ है। Actually, Modi magic has worked. Pradeep ji, just 1 second before you ask the question, let me just clarify for the benefit of our viewers. जो अभी PVTG की जो बात करी ना अभी अंबेडकर साहब ने, PVTG is particularly vulnerable tribal groups. That's what it means. Particularly vulnerable tribal groups, जिनको बहुत खतरा है। मतलब हो सकता है कि अगर इनके बारे में कुछ सोचा ना गया हो, जैसा कि मोदी जी ने किया है, और इनके बारे में, इनके विकास के लिए अगर काम ना किया जाए, जैसा कि अभी तक कांग्रेस ने नहीं किया था, तो हो सकता है कि ये 37 लाख की आबादी धीरे धीरे 3.5 लाख पर आ जाए और उसके बाद शायद लुप्त भी हो सकती है। इसको लेकर के खतरा नाप करके, उसका ध्यान करके, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया has taken emergency measures, by the way, and this, by the way, I must thank Mr. Ambedkar for bringing this out over here. Very unfortunately, this is the real story. सबसे बड़ी स्टोरी मेरे मुताबिक ये है कि PVTG ग्रुप, the most vulnerable tribal group, sir, इसको जिस प्रकार मोदी जी ने मदद दी है और अभी भी चल रही है, this is the real story. आप टाइगर को बचाते हैं, वो जबरदस्त है, जबरदस्त स्टोरी आती है हर जगह पे। दिस ग्रुप इज एज वल्नरेबल बाय द वे एज द टाइगर्स। राइट सर, यस प्रदीप जी। एंड मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से सेंट्रल मिनिस्टर, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स को आपने यहां पर लेके आए, मोदी जी ने बोले कि आप यहां पर लड़िए, प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर, विजय वर्गीय, 4-5 MPs को बोले आपको लड़ना है, फॉर आउटसाइडर्स बोले ये क्या चल रहा है, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर को असेंबली इलेक्शंस लड़वा रहे हैं, बट नोबडी न्यू, एंड लुक एट द रिजल्ट, फिनोमिनल जिस प्रकार से हुआ, मोर देन ऑल दैट लाडली लड़की एंड ऑल दी स्कीम, दिस वाज एब्सोल्यूट। नरेंद्र तोमर फाइटिंग लोकल असेंबली इलेक्शंस, विजय वर्गीय, प्रहलाद पटेल, he has influenced all the neighboring assembly sections and seen that most of the candidates win from there. Fantastic master strategy मध्य प्रदेश में, जबरदस्त, बिकॉज कांटे के टक्कर बोल रहा था, कांटा टोल का एकदम आगे निकल गया बीजेपी। अंबेडकर साहब सर, इसमें
मैं अभी बोलूंगा कि इसमें अमित जी की और मोदी जी की और नड्डा जी की स्ट्रेटेजी इसमें इन्वॉल्व है। आप देखिए, एक चर्चा जो माध्यम में चल रही थी सब जगह जब से इलेक्शन शुरू हुई कि मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी का बहुत बड़ा सामना करना पड़ेगा। कुछ रिपोर्ट ऐसे भी थे कि लोकल कार्यकर्ता गण नाराज है बहुत बड़े पैमाने पे। और जब भी कभी आप देखें इंडियन पॉलिटिक्स में स्टेट लेवल पे बात आ जाती है तो फर्स्ट अमंग द इक्वल्स का एक सवाल खड़ा होता है और एवरी बड़ी थिंग्स की ही इज फर्स्ट अमंग द इक्वल्स, और फिर व्यक्तित्व का झगड़ा शुरू हो जाता है। तो ये जो एंटी इनकम्बेंसी को स्ट्रेटेजी बनाई मोदी जी ने और अमित जी ने, वो ऐसी थी कि ये पूरा इलेक्शन मोदी जी ने खुद के अंक पे ले लिया कि ये मोदी जी का इलेक्शन है। आप देखेंगे तो इनकी जो कोई भी भाषण था शिवराज जी का, तो उसमें वो बोलते थे ये शिवराज मोदी और शिवराज का गवर्नमेंट है, ऐसा नहीं बोलते थे ये शिवराज सिंह का गवर्नमेंट है। तो ये जो एक स्ट्रेटेजी थी उससे क्या हो गया कि एंटी इनकम्बेंसी को पूरा चेक मिल गया। और ये इलेक्शन यदि मोदी की इलेक्शन है, ये मोदी की गारंटी है, ये मोदी का प्रेस्टीज है, ये मोदी का विजय है, ये सब जब पूरे कार्यकर्ताओं को समझा गया, ये पूरे कार्यकर्ताओं के सामने रखा गया, तो जो रिजल्ट था वो आ गया। जैसा अभी हम बोलते हैं, मैं तो पक्का बोलता हूं कि जैसा गुजरात में बीजेपी मैच्योर हो गई वैसा मध्य प्रदेश में बीजेपी मैच्योर हो गई है। बीजेपी इज द फर्स्ट फर्टाइल लैंड फॉर आरएसएस। उसमें आरएसएस बहुत पुरानी है, बहुत बड़े संगठन है, एकल विद्यालय से लेके पूरा बहुत बड़ा काम है, और वो सब काम का वो जो सब तपश्चर्या थी उसका ये रिजल्ट है। और लेकिन जहाँ तक मध्य प्रदेश का सवाल है, पहले मध्य भारत हुआ करता था, अगर आपको याद हो, सेंट्रल प्रोविंसेस थे, वहाँ पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदू महासभा, इन्होंने बहुत काम किया है सर, बहुत पहले से काम किया है इन्होंने। हिंदू महासभा का तो काम वहाँ पे 1936 से चला है, और आरएसएस का भी काम वहाँ पे 1938-1940 से चल रहा है। लेकिन वो मेहनत जो है अब जाकर के रंग लाई है, मुझे ऐसा लग रहा है। एंड आई एम सो हैप्पी टू सी द फुटेज ऑफ टुडेज नेवी डे सेलिब्रेशन, फैंटास्टिक। दिस इज रत्नागिरी सर, इन कोंकण। आज नेवी डे है, एज यू नो प्रदीप जी, अंबेकर साहब, ऑफ कोर्स यू वुड बी नोइंग, टुडे इज द डे इन 1971 व्हेन द इंडियन नेवी अटैक्ड कराची हार्बर। पूरे कराची हार्बर को जला दिया था आज भारतीय नौसेना ने, इसलिए December 4th is celebrated as Navy Day. I am so happy to see the Prime Minister celebrating Navy Day along with the rest of the naval personnel. और यहाँ पर एक और चीज़, एक चीज़ को जो हम भूल जाते हैं सर ज़्यादातर, क्योंकि नेवी डे की सेलिब्रेशंस हैं इसलिए आर्म्ड फोर्सेस की याद आती है। सर जितने भी रिटायर्ड आर्म्ड फोर्सेस के जितने भी लोग हैं, फौजी जितने भी लोग हैं और आज भी जो सर्व कर रहे हैं, आई बिलीव बोथ इन राजस्थान and in Madhya Pradesh and in Chhattisgarh, they have voted overwhelmingly for the BJP. उन सब के वोट जो हैं वो बीजेपी को गए हैं, क्योंकि पहली बार किसी ने ये साहस किया है कि जो इंदिरा जी ने OROP कैंसिल कर दिया था 1973 में, वो मोदी जी ने रिस्टोर किया, पूरा नहीं लेकिन बहुत हद तक 80% तक रिस्टोर किया। Would you like to say something about that, sir? यस सर, मोदी जी ने जो किया है नेवी और इसके लिए, वो पहला महत्व का काम है। उनको जो असुविधा होती थी, शस्त्रास्त्र की असुविधा, इक्विपमेंट की असुविधा, इतने से भी नहीं, शूज की और गणवेश की भी असुविधा होती थी उनको, वो पहले मोदी जी ने दूर की। सभी सर्विंग जो ये है मिलिट्री फोर्सेस है, दे आर वेरी मच सेटिस्फाइड कि दे आर वेल इक्विप्ड नाउ, दे आर they have the state of art artillery, machinery, equipments, vehicles, everything is state of art. इतना भी नहीं है, आप देखिए बॉर्डर पे जो रोड ऑर्गेनाइजेशन है, BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, उसको कांग्रेस की गवर्नमेंट ने, यूपीए गवर्नमेंट ने 10 साल तक एनवायरमेंट के कारण से उनके रोड्स क्लियर किए नहीं थे। प्रकाश जी जावड़ेकर एनवायरमेंट मिनिस्टर हो गए, उन्होंने ऐसी 1600 फाइल एक महीना बैठ के पूरी क्लियर की कि एनवायरमेंट के लिए देश की सुरक्षा के साथ धोखा नहीं हो सकता। और आज पूरे बॉर्डर रोड जो है वो इतने स्टेट ऑफ द आर्ट है। तो ये जो सब सुविधा है, इतनी बारीक बारीक चीज है, जैसा कि एक जैकेट रहता है, वो जैकेट रहे, या समझो स्नो में जो पहनने का ड्रेस रहता है उसके बारे में, ऐसे हजारों सुविधा हो गई है कि जिसमें सब सर्विंग पर्सनल खुश है। और जैसा आपने बोला, जैसे
OROP के वजह से रिटायर्ड पर्सनल भी खुश है और उन्होंने जरूर मोदी जी को वोट दिया है। और यहां पर मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, और ये मैं बार बार बोलता हूं, लोग मुझे जान करके बोलते हैं कि यार ये क्यों याद दिलवाते हो। अरे भाई, आधे से ज्यादा परिवार हमारा फौज में है ना, तो याद दिलाना मेरा फर्ज बनता है। सर 1971 की लड़ाई मैंने मेंशन करी, 1971 की लड़ाई में सबसे बड़ी जीत हासिल करके दी भारत को हमारी नौसेना ने, हमारी थल सेना ने और हमारी वायुसेना। ठीक है सर, 1971। और उसका इनाम हमें क्या मिला आपको तो मालूम है सर, अंबेडकर साहब, इंदिरा जी ने क्या इनाम दिया? 2 साल के बाद 5th पे कमीशन ने OROP कैंसिल कर दिया सर, OROP कैंसिल कर दिया, और जितने भी हमारे ऑफिसर्स थे सबकी सैलरीज 15% कम कर दी। ये इनाम दिया गया, ये पुरस्कार दिया गया सर 1971 की विक्ट्री के लिए। एंड इट इज मोदी हु हैज एक्चुअली गिवन टू द आर्म्ड फोर्सेस द रिस्पेक्ट दैट दे डिजर्व। अभी प्रदीप जी, हमारे पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, एक INS विक्रांत है, इंडिजिनियसली मेड एयरक्राफ्ट कैरियर, दूसरा हमारा विक्रमादित्य है, फॉर्मर एडमिरल गॉर्शकोव, जो हम लोगों ने रशिया से खरीदा। अब एक तीसरा बन रहा है। द कैबिनेट हैज जस्ट अप्रूव्ड 90,000 crore rupees for the manufacture of a 3rd aircraft carrier. Now this is fantastic. So for the first time a government has realized that India is a maritime power. अंबेडकर साहब, अगर आप भारत का नक्शा देखें, आप तो यहीं से हैं, आप तो छत्रपति शिवाजी महाराज की जमीन से हैं। सर भारत में भारत का ज्यादा हिस्सा, 70% हिस्सा सागर से है, सागर से लग के है। 3 sides of India have an ocean. Our navy should be one of the strongest in the world. During all the Congress regimes, not only the army, not only the air force, the navy was the most neglected force. सर ये कहा जाता था कि आदमी जब सबमरीन के अंदर जा रहा है, युद्ध से उसको कोई डर नहीं होता था, उसको ये डर होता था कि इलेक्ट्रिक शॉक से ना मर जाऊं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं सर। At some point of time, I hope there will be a commission to go into how our naval personnel were put in danger by the policies of the government. I hope that happens. प्रदीप जी, आप कुछ पूछ रहे थे? ये हम लोग इनिशियली जिक्र कर रहे थे मोदी गारंटी। जब कैंपेन चलने लगा तब राहुल गांधी जी और कांग्रेस ने लेके राहुल गांधी गारंटी और राहुल गांधी जी गारंटी लेने लगे कि देखो छत्तीसगढ़ में मेरा 11 वचन, मध्य प्रदेश में 12 वचन, तेलंगाना में 12 वचन, राजस्थान में। तो एक यह कि लड़ाई था कि मोदी गारंटी वर्सेस राहुल गांधी गारंटी, एंड द पीपल हैव अल्टीमेटली शोन द वे हुज गारंटी वर्क्स। कौन सा गारंटी में लोग विश्वास करते हैं? क्या आपको लगता है 2024 का क्लियर कट इंडिकेशन है कि मोदी गारंटी इज स्टेइंग एंड विल कंटिन्यू फॉर 2024, नॉट द राहुल गांधी गारंटी? अंबेडकर साहब सर, कल मोदी जी ने जो भाषण दिया था अपने कार्यकर्ताओं के लिए, तो उन्होंने बोला कि हमारा हैट्रिक जो है वो कल हो गया और दूसरा हैट्रिक जो है वो 2024 में होने जा रहा है, और ये गारंटी हमको जनता ने दी है, ऐसा उन्होंने उल्लेख किया। तो हमारे सब कार्यकर्ताओं के दिल में वही है कि हमारा 2024 का गारंटी मिल गया। और आप जब भी कभी राजस्थान का लास्ट टाइम का इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन याद करेंगे, तभी आपको एक घोषणा का याद मैं दिलाना चाहता हूं। उस टाइम में, उस जमाने में राजस्थान में एक घोषणा चलती थी कि मोदी तुझसे वैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। आज उधर डबल इंजन सरकार आई है, तो मोदी जी से तो वैर राजस्थान की जनता को है नहीं, तो मोदी जी को पूरा बहुमत राजस्थान से मिल जाएगा, ये हमको पूरा गारंटी है। Wonderful. That means last time you won 100%, sir. यस, अभी भी 100% सर। इस बार भी 100%, क्योंकि पिछली बार कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीती थी राजस्थान से, नॉट 1 सीट। अभी तो मध्य प्रदेश भी 100% है ना सर। अरे वाह, लास्ट जबरदस्त। टाइम में एक सीट आई थी, वो भी बाद में हमारे इधर आ गए, मगर एक सीट आई थी। एक सीट आई थी, मानते हैं। ये एक नया स्ट्रेटेजी जो जेपी नड्डा जी ने आज ही बोले आप जब मोदी साहब को गाली बोलो, बहुत मोदी साहब को गाली दिया था, बहुत साहब मोदी साहब को अशब्द बहुत बारे में बोल दिया, मोदी साहब कैरेक्टर असैसिनेशन पे आपने बार बार कुछ करते थे,
मगर लेट मी टेल यू दैट इज जेपी नड्डा जी, व्हेन यू अटैक, आप मोदी जी को इंसल्ट करते हो तो ओबीसी का इंसल्ट है। नाउ दिस इज अ बिग स्टेटमेंट अंबेडकर साहब। जब राहुल गांधी जी इज टॉकिंग अबाउट जातीय जनगणना, ओबीसी कितने बड़े मात्रा में है, ओबीसी एससी एसटी मिला के 84% ऑफ द पॉपुलेशन है, मगर आज जेपी नड्डा ने, शायद नड्डा जी ने आपका क्लियर कट फ्यूचर प्लान्स एकदम कर दिया ओपन, जब उन्होंने कहा कि आप मोदी जी को अशब्द बोलेंगे तो पूरे ओबीसी को समाज का इंसल्ट करते हो। नाउ व्हाट इज द स्ट्रेटजी अंबेडकर साहब? इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। सर, ये जो स्ट्रेटेजी है, ये स्ट्रेटेजी करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि ओबीसी समाज को मालूम है। राहुल गांधी जी आज पूछ रहे हैं कि 90 आईएएस ऑफिसर में से कितने ऑफिसर दिल्ली में ओबीसी है, मगर यही राहुल गांधी है जिनके कांग्रेस की सरकार ने 1993 में एससीबीसी, ये जो एक कमीशन उनको सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से करना पड़ा, उस कमीशन को 25 साल तक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया नहीं था। 2018 में मोदी जी आने के बाद में उन्होंने 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके उनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया, जो कि एससी कमीशन को था, एसटी कमीशन को था, और उनको कोर्ट के जैसा जुरिस्डिक्शन और पावर्स मिल गई सब। तो ये किसने किया है? ये ओबीसी को मालूम है सब। राहुल गांधी जी को अभी याद आया कि ओबीसी को अपन ने न्याय नहीं दिया। उनके 50 साल के उनके घर की सत्ता थी, तभी उनको कभी भी ओबीसी का याद नहीं आया, एसटी का याद नहीं आया, एससी का याद नहीं आया, आदिवासी का याद नहीं आया, वनवासी का याद नहीं आया। खाली एक नाम औषध के लिए, ये दवा के लिए, जैसा यह शो करने के लिए एक आदमी को बिठाते थे अपने मिनिस्टर्स में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, और बाकी कुछ भी काम उन्होंने किसी भी कम्युनिटी के लिए किया नहीं है। हालांकि उन्होंने उस कम्युनिटी को तकलीफ बहुत दिया है। बाबा साहेब आम्बेडकर को पहले हराने वाले, उनको रेसिग्नेशन देने के लिए फोर्स करने वाले कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। बाबा साहेब आम्बेडकर को उन्होंने क्या कोऑपरेशन दिया? बाबा साहेब आम्बेडकर को भारत रत्न किसने दिया? ये सब चीज सबको मालूम है सर, ये सब चीज बताने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी को खाली मालूम नहीं है, और जो उनका स्क्रिप्ट फॉरेन से आता है उनको मालूम नहीं है। तो ये जनता को पूरा समझता है कि कौन ओबीसी का है और कौन ओबीसी का नहीं है, खाली मुंह जबानी बात करता है। ये सब ओबीसी को मालूम है। और one second. ये small technical issue. The Mandal Commission was established in 78-79 under Prime Minister Morarji Desai. भारतीय जनता पार्टी जो अब है, उस वक्त की भारतीय जनसंघ का विलय हो गया था जनता पार्टी में, सब लोग जनता पार्टी में थे और सब लोगों ने इसको सपोर्ट किया था। ये रिपोर्ट सबमिट हुई थी 1980 में। प्रदीप जी सुनने वाली बात, बिल्कुल। मंडल कमीशन रिपोर्ट वो सबमिटेड इन 1980। 1980 से लेकर के 1989 तक कांग्रेस की सरकार थी, इन्होंने कभी भी उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने इसको इम्प्लीमेंट किया, और उसके बाद इसका टोटल ओवरऑल इम्प्लीमेंटेशन जो है वो 1992 में आया अंडर पीवी नरसिम्हा राव। 1992 में इट वाज इम्प्लीमेंटेड वाया एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो जहां तक के 90 या 95 आईएएस ऑफिसर्स में से सिर्फ 1 या 2 वो ओबीसी हैं, तो सर जो रिजर्वेशन की जो पॉलिसी 92 या 93 में आई है, वो 92 या 93 के जो काडर हैं उनकी सीनियरिटी लेवल देख करके वो तो अब अगले साल या 2025 में जाकर के दे विल बिकम चीफ सेक्रेटरीज और कैबिनेट सेक्रेटरीज एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। उसके पहले तो नहीं आएंगे ना सर, वो तो मतलब सीनियरिटी के हिसाब से होता है ना। तो शायद राहुल गांधी जी को ये कोई समझाने वाला नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। अंबेडकर साहब बराबर है सर। वो एससीबीसी की जो मैं बात कर रहा हूँ, वो कमीशन के बारे में भी ऐसा है। 25 साल के बाद 2018 में नरेंद्र मोदी जी ने वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके उनको वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया है। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं, जैसा ये जो रिजर्वेशन है ये देने के बारे में कांग्रेस ने इतना वो समय लिया और इतना नाराजी से दिया, तो ये ओबीसी समाज को पूरा मालूम है। ट्रिपल इंजन सरकार यहाँ पर, आई थिंक फडणवीस साहब ने क्लियर कट बोला कि दिस इज द मूड ऑफ द पीपल, दैट 2024 मोदी साहब एंड क्लियर कट, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट।
अजीत पवार जी ने कहा कि जो प्रतिसाद मोदी साहब को मिल रहा है उसको हम लोग नकार नहीं सकते, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा जी। एंड एकनाथ शिंदे जी तो क्लियर कट बोल दिया कि जो लोग मोदी साहब के बारे में भला बुरा बोलते हैं वो सबका यही हाल होने वाला है सब। बट शरद पवार जी का कहना है ये वेव कुछ महाराष्ट्र में चलने वाला नहीं है, ये कोई वेव महाराष्ट्र में चलने मोदी जी का वेव नहीं चलेगा। यहां पर शरद पवार जी एमवीए इज गोइंग टू विन, MVA is going to withstand and MVA is going to win 2024. Now this kind of optimism अंबेडकर साहब, शरद पवार साहब का, how do you see that? उनके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूं क्योंकि बहुत बड़े बुजुर्ग आदमी है। उनका ऑप्टिमिज्म उनके पास जनता के बारे में, जनता के मन में क्या है वो तो सबने समझ लिया है और जनता उनको पूरा उत्तर दे देगी। अभी वैसे भी उनको उत्तर मिला है। उनके साथ जो 40 साल के सहकारी थे उन्होंने उनको बायकॉट कर दिया। वो खुद का मतलब चलाते हैं, पार्टी नहीं चला सकते। ये सब चीज महाराष्ट्र की जनता के सामने आया है। और अभी जो ग्राम पंचायत की इलेक्शन हुई उसमें शरद पवार गट के जो उम्मीदवार थे वो ग्राम पंचायत इलेक्शन में बारामती तालुका में पूरे पराभूत हो गए हैं और अजित पवार गट के आए हैं। तो किसका चलता है किसका नहीं चलता ये इस सवाल का जवाब खाली जनता देती है और सही समय पे वो जरूर करारा जवाब देंगी उनको। गठबंधन गठबंधन, मोदी साहब ने कहा कि गठबंधन गठबंधन और सिर्फ परिवारवाद के जितने नेता हैं सब एक साथ फोटो खिंचवाते हैं और फोटो खिंचवा के पब्लिसिटी करते हैं, मगर ये गठबंधन गठबंधन और ये डायनेस्टिक जो नेता है सबको लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, उनके पॉलिसीज को रिजेक्ट कर दिया, उनके वचन को रिजेक्ट कर दिया। हाउ डू यू सी दैट स्टेटमेंट सर अंबेडकर साहब? ये सच में आ रहा है ना सर। ये बेसिकली क्या हुआ है, जिसको वंशवाद के तरफ से कोई भी पोस्ट मिलता है, जैसे राहुल जी है, प्रियंका जी है, उनके दिल में बहुत एक बड़ा घमंड रहता है। देखो कल एक बात हो रही थी टीवी पर, मैंने देखा कि जो ज्योतिरादित्य सिंधिया है उनके बारे में मध्य प्रदेश में आके प्रियंका जी ने क्या बोला कि वो छोटी कद का आदमी। ये बात बहुत गलत है। जो आदमी ने तुम्हारे पार्टी की, जिसके फादर ने तुम्हारे पार्टी की 40 साल सेवा की, जिस आदमी ने खुद तुम्हारे पार्टी के 10-20 साल सेवा की, उसके बारे में छोटे कद का आदमी ऐसी टिप्पणी करना ये बहुत गलत है ना सर। ये क्यों होता है? क्योंकि उनके मन में घमंड है, हम गांधी है, हमारा पार्टी है। ये घमंड के वजह से ये होता है। तो मोदी जी जो बोल रहे हैं इनकी घमंड पूरी जनता उतार देंगी। अभी हमें महाराष्ट्र में मैं उदाहरण देता हूँ कि आदित्य जी ठाकरे है, सुप्रिया जी सुळे है, उनके स्टेटमेंट आप देखिए, ऐसे स्टेटमेंट रहते हैं उनके, क्योंकि उनके दिमाग में जो घमंड है वो पूरी वंशवाद की तरफ से है। हमारे सिवाय ये पार्टी चलेगी नहीं, ऐसा जो उनका घमंड है ये पूरी जनता उतार देगी। सर चलते चलते अंबेडकर साहब जी, आपके व्यक्तिगत विचार में जानना चाहता हूं, आपके खुद के विचार, खुद के, नॉट एज अ पार्टी स्पोक्स पर्सन, आपके खुद के व्यक्तिगत विचार में जानना चाहता हूं। 22 जनवरी 12:22 को जो प्राण प्रतिष्ठान पूजा होने वाली है उसके बाद क्या होगा? आपको क्या लगता है भारत में क्या होने वाला है? रामलला 550 बरस के बाद अपने घर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है भारत में और पूरी दुनिया में जितने भी राम भक्त हैं और जितने भी लोग श्री राम को सांस्कृतिक तौर पे और धार्मिक तौर पे दोनों तौर से मानते हैं, आफ्टर ऑल इफ यू नो पूरे साउथ ईस्ट एशिया में श्री राम की एक बहुत बड़ी जगह है, हर जगह पे, भले वो थाईलैंड हो, पटाया हो, सिंगापुर हो, इंडोनेशिया हो, मलेशिया हो, हर जगह पे। इसके बावजूद कई कई देश तो इस्लामिक देश हैं, उसके बावजूद श्री राम का बहुत आदर है वहाँ पे। तो आपको क्या लगता है सर व्यक्तिगत तौर पे उसके बाद क्या होने वाला है? सांस्कृतिक तौर पे भारत में क्या बदलाव आने वाला है? अंबेडकर साहब। सर इतने दिन से भारत के हिंदुओं का खुद का भूमि नहीं था, खुद का भगवान नहीं था, खुद के प्रार्थना स्थल नहीं था, जो कि पूरे हिंदू समाज का एक पूरा प्रार्थना स्थल बने, जैसा उधर रोम है, जैसा इधर मक्का है। तो ये हिंदू समाज के लिए पूरा एक अयोध्या, ये पूरा एक सांस्कृतिक स्थल बना जाएगा, अपने आगे वाले पीढ़ियों को दिखाने के लिए कि बाबा हमारा धर्म का ये धर्म स्थान है, ऐसा दिखाने के लिए एक जगह हो जाएंगी। और पूरे भारत भर में या विश्व भर में
आपने तो कोई देशों के नाम ली, मैं तो बोलता हूँ साउथ अमेरिका में भी इसका राम जी को माना जाता है। ऐसे बहुत से कंट्रीज है और भी। और कोरिया में तो अयोध्या की जो राजकुमारी थी वो कोरिया के राजा को दी गई थी, और जी। कोरिया के राजा आके अयोध्या में उधर एक मंदिर वो भी बनाए है। तो ऐसी जो एक जगन मान्यता है राम जी की, वो पूरी पुनः एस्टेब्लिश हो जाएगी, और सब हिंदुओं के लिए एक धर्मस्थल जो अभिमान का विषय रहेगा वो बन जाएगा, और हिंदुओं के पुनरुत्थान के लिए एक अच्छी शुरुआत हो जाएगी। फैंटास्टिक, क्या बात है सर। चलिए सर, श्री राम जी का नाम लेकर के उम्मीद करते हैं कि भारत का उत्थान हो, उद्धार हो, भारत आगे और भी ज़्यादा तरक्की करे, प्रगति के रास्ते पे चले, यही उम्मीद कर सकते हैं। और अयोध्या में जो सपना है, वास्तविकता में जो सपना है, जो मेरा खुद का सपना है, मैं आपको बता दूँ कि वहाँ पर जब फायरिंग की गई, हम लोग थे वहीं पर, हम लोगों ने वहाँ पे फिल्म भी बनाई, सब कुछ बनाया। आई यूज्ड टू बी द हेड ऑफ जैन स्टूडियोज एट दैट टाइम एंड आई वाज द एडिटर ऑफ सूर्या मैगजीन। जो पहली फिल्म बनी अयोध्या पे, प्राण जाहू पर वचन न जाहू, वो देयर वाज अ बॉय कॉल्ड जॉयस सेबेस्टियन, ही वाज द डायरेक्टर। उसमें आवाज़ मेरी है सर, अभी भी अगर आप सुनेंगे विश्व हिंदू परिषद की जो फिल्म है, मेरी आवाज़ है उसमें। प्रणाम। तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ, हम लोग वहीं थे, फायरिंग में हमने देखा 21 लाशें तो मैंने खुद ने गिनी है सरयू नदी से। और लोगों ने जिस प्रकार फायरिंग करी, ये भी नहीं कि पैरों की तरफ गोली मारें, वो 303 की जो राइफल्स थी सीधी सर पे मारी गई, खोपड़ियाँ उड़ाई गई। तब से लेकर के आज तक हर एक का सपना यही था कि वहाँ पे श्री राम मंदिर बनेगा, भव्य मंदिर बनेगा। लेकिन कैसे बनेगा ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया मोदी जी के आने के बाद। अब मुझे सिर्फ एक ही चीज़ का वो है, थोड़ा सा डर है, आशंका है कि जिस प्रकार फॉर एग्जाम्पल वेटिकन सिटी है रोम में, इट इज़ सो क्लीन, इट इज़ सो ब्यूटिफुल। उसके साथ में रोम के पास जो टाइबर है, द रिवर टाइबर, एक ज़माने में 20 या 25 साल पहले उसकी हालत बद से बदतर थी। इट वॉज वेरी टॉक्सिक, कोई आसपास नहीं जाता था। अगर आज आप उसको देखें, ठीक है पानी वहाँ से पी नहीं सकते, बट द वाटर इज़ कम्प्लीटली क्लियर। सो इज़ द केस विद द टेम्स इन लंडन। मैं उम्मीद करता हूँ कि सरयू नदी जो पिछले 10 साल पहले तक बिल्कुल नाले की तरह थी, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो भी बिल्कुल उसका जल जो है वो निर्मल हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा और बिल्कुल पवित्र हो जाएगा अयोध्या की तरह। और अयोध्या जो है हम बिल्कुल ऐसा बनाएंगे कि सारी दुनिया वहाँ पर आकर के देखे कि ये वास्तविकता में रामलला का शहर है। मैं उम्मीद करता हूँ ऐसा होगा सर। आपको लगता है ऐसा होगा? 100% होगा सर। जो प्लानिंग चल रही है आज के दिन को, वो प्लानिंग ऐसी है कि इसमें क्या होता है, कोई भी धर्मस्थल का जो हिंदुस्तान में सत्यानाश हो जाता है वो किसकी वजह से होता है, तो कमर्शियल इंटरेस्ट की वजह से होता है जी। और ये कमर्शियल इंटरेस्ट को काबू में रखना, काबू में रख के उनको अच्छी तरह से चैनलाइज करना, ये काम मोदी जी ने और योगी जी ने ये जो काशी विश्वेश्वर का जो ठिकाना है उसमें करके दिखाया है। पहले काशी विश्वेश्वर की हालत भी आप बोल रहे वैसी ही थी, बहुत बुरी हालत थी। तो ये सब करने में उनका खुद का लगाव है, उनकी खुद की श्रद्धा है, उनको खुद को ये चाहिए। तो ये जनता के लिए नहीं कर रहे, वो खुद के लिए कर रहे हैं। तो 100% आप बोलेंगे वैसा होगा। लेकिन एक और चीज है इसमें एक और चीज करनी पड़ेगी सर। भारत में पहले मैला और अमृत का मिश्रण नहीं होता था। सीवेज जो है वो सीधी खेतों में जाती थी, वो कभी भी नदियों में नहीं जाया करती थी सर। 1932 में एक कोई कलेक्टर थे बनारस के, जिन्होंने एक करार किया और उसके बाद जाकर के सबसे पहला जो सीवेज आउटलेट है वो गंगा नदी के अंदर उसका पड़ाव हो गया। मैं उम्मीद करता हूं कि जो अयोध्या की सीवेज जो है, ड्रेनेज जो है, वो अब सरयू नदी में नहीं जाएगी। मैं ऐसी उम्मीद कर सकता हूं। सही बात है, वो होना चाहिए, उसके बिना नहीं होगा सर। सही बात है। खैर इसके ऊपर तो बहुत लंबा डिस्कशन है, जरूर करेंगे इसके बारे में कभी और, या शायद अगर आप भी वहाँ 22 जनवरी को आप भी अगर अयोध्या में होंगे तो आपसे वहीं मुलाकात होगी और वहीं पर आपके साथ शो करेंगे भक्तों के बीच में। चलिए सर, जरूर। नमस्कार सर, थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम। जय श्री राम। नमस्कार अम्बेडकर जी। नमस्कार अम्बेडकर जी, एंड कंग्रेचुलेशन सर, कंग्रेचुलेशन। अभी तक मिठाई आई नहीं है वैसे, अभी तक मिठाई नहीं पहुंची ऑफिस। भेज देंगे सर, प्लीज
Thank you, Yes. sir. Thank you very Thank much. you. Thank you so much. That was nice. I mean, I hope they actually keep their word with regard to Ayodhya. I hope Ayodhya really becomes the Vatican City of this part of the world. I really hope it happens. It seems to be happening. And I hope Mooर्त they take care of the environment too. मूर्त स्वयं प्रभु राम जी का मूर्त है. Fantastic. Pradeep ji, I hope they take care of the environment too. Yes, बिल्कुल. क्योंकि पहले क्या होता था, ये ज्यादातर लोगों को मालूम नहीं है. सरयू नदी के आसपास जो है बहुत बड़े जंगल हुआ करते थे, वो सारे काट दिए गए. मैं उम्मीद करता हूं that reforestation will take place over there. If reforestation takes place over there, let me tell you this, then you don't need to clean the river. The forest will clean the river. And this is something that people don't realize.